भारत के मुसलमानों ने मुसलमानों को नेता नहीं माना। उनके सारे नेता, जब जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर हो, कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो, वो सब हिंदू नेता रहे। इतिहास जो है कायरों का, बुज़दिलों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास बहादुरों का, योद्धाओं का लिखा जाता है। वैसे लिखा तो जाता है माफी वीरों का भी। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक और सुना देता हूं, इसी में सब बात है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिरफिरों का सामना। अब दिनकर बहुत ही चर्चित कवि हैं, हमारे बिहार के ही, मैं बिहार का रहने वाला हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं। उनकी भी एक लाइन सुनाता हूं, उसके बाद संक्षेप में अपनी बात रख दूंगा। समर श्रेष्ठ है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, समर श्रेष्ठ है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इसमें थोड़ा ताली कम बजा रहे हैं, गड़बड़। मास्टर लोगों को ताली चाहिए होता है, पत्रकारों को। इसमें थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध, ये लाइन सही है। और एक लाइन और लिख देता हूं, मौजूदा रिजीम को देखते हुए, जो आरएसएस भाजपा की रिजीम है, कि जो ढुलमुल है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तारिक साहब, तुरंत इधर और तुरंत उधर, ओवरनाइट सेकुलर, ओवरनाइट कम्युनल। तो जो ढुलमुल है उसके भी अपराध इतिहास लिखेंगे। और ये गंभीरता से अपनी बात कह रहा हूं। मैं 2 अंबेडकर साहब को भी पढ़ के आया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटीज़ के बारे में उन्होंने क्या कहा था। आज कह रहे हैं कि तुष्टिकरण हो रहा है, तुष्टिकरण हो रहा है। तो क्या क्या यहाँ के माइनॉरिटीज़ को मिल गया, जरा ये भी तो बता देते लिस्ट। कोई जागीरदारी मिल गई, जमीन मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, क्या मिल गया कि डंडे मिल रहे हैं। तो बाबा नागार्जुन, नाम आप में से सुना होगा आप लोग, कई लोगों ने, उन्होंने भ्रष्टाचार के 5 स्तंभ बनाए थे, बताए थे। और उसमें से 5वां जो स्तंभ है वो बड़ा स्पेशल है। उसके बारे में वो लिखते हैं कि 5वीं लेकिन स्पेशल कतार होगी बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की। इस कतार को मैं स्पेशल इसलिए मानता हूं कि बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और कलाकारों की ठाकुर सुहाती के बिना शासक वर्ग इतना पतित हो ही नहीं सकता था। पत्रकार, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल जब नेताओं की चमचागिरी में लहालोट होने लगे, तब आप समझ रहे हैं, वकील साहब, वकील लोग जब लड़ाई लड़े थे तो देश को आज़ाद करवा दिया था। आगे लिखते हैं, स्पष्ट है कि मेरे जैसा साहित्यकार भी इसी पंक्ति में आता है। दूसरी बात यह है कि हमारी इस कतार में जो आगे खड़े हैं उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री तमगों से सजा दिया गया है। तो जिनको पद्म भूषण, जिनको आजकल वाइस चांसलर बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, डायरेक्टर बन रहे हैं, जरा उनका बैकग्राउंड, उनका सोशल एडिटिंग कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि बाबा नागार्जुन आज कितने प्रासंगिक हैं। दिनकर साहब के बारे में मैंने पहले कहा, उनके भी एक कोट में सुना देता हूँ। दिनकर साहब बिहार के थे, बड़े कवि, साहित्यकार, लीडर भी रहे, भूमियार कम्युनिटी से थे। और उन्होंने लिखा है बुद्धिजीवियों की भूमिका पे, इसलिए मैंने कहा कि आज सिर्फ इंटेलेक्चुअल से बोलूँगा, आज दलित, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड, सोशल जस्टिस पे नहीं बोलूँगा। लिखते हैं कि असल स्थिति यह है कि जनता चाहती है कि मनीषी, इंटेलेक्चुअल ऐसा हो जो राजा और प्रजा दोनों को डांट सके। जब तक इंटेलेक्चुअल इस धर्म का पालन करता है तब तक जनता उसके साथ रहती है। स्वराज्य के पूर्व तक मनीषियों का, इंटेलेक्चुअल्स का इस देश में बड़ा सम्मान था, क्योंकि मनीषी शासकों के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर अब मनीषियों का आदर बहुत कम हो गया है। जो मनीषी लेखक और कवि हैं वे कला की सेवा तो करते हैं, लेकिन समय के जलते प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट है यह सुरक्षा की राह है, और जो सुरक्षा खोजता है जनता उसकी खोज नहीं करती है।
हम लोग सुरक्षा की खोज में ही मारे गए। राजनीति, अफसरशाही और इंटेलेक्चुअल्स के संबंध में और जो चाटुकारिता की जो संस्कृति उभरी, जो फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया में, एकेडमिक्स में, आप लीगल प्रोफेशन में, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो सुनिए, दिलचस्प है। आज जो स्थिति है कि जिस समाज में हम जीते हैं उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, मैनेजर अफसर है और मनीषी इंटेलेक्चुअल मजदूर है। कुछ मनीषी अध्यापक और प्राध्यापक हैं, कुछ लेखक और कवि हैं, मगर वे हमेशा चौकन्ने और सतर्क रहते हैं कि कहीं मुंह से ऐसी बात न निकल जाए जिससे सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हों। जिस समाज के मनीषी सुरक्षा की भावना से इतने सशंकित, भयभीत हो, उस समाज का नेता राजनीतिज्ञ ही होगा। सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है, यही सिद्धांत ठीक था। हमने इस बैर को बुझाने की कोशिश की, हमारी एक गलती हो गई। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल? इवन वी हैव टू क्रिटिसाइज, और समीक्षा, विश्लेषण करना है, चाहे सरकार हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर हो, कोई भी हो। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे एलीट कॉलेज में पढ़ाता हूं, और आके विश्वविद्यालय में देखिए, एक नंबर कुंजी छाप, फर्जी परचून छाप आर्टिकल किताब लिख के प्रोफेसर बन रहे हैं और वाइस चांसलर बन रहे हैं। परचून छाप, अगर आप विजिलेंस इंक्वायरी करवा लीजिए, मैं गारंटी, दावा दे रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल परचून छाप किताब, आर्टिकल, कुंजी लिख के बनेंगे, तो उस इंटेलेक्चुअल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो बेचारा अब तो किसी तरीके से नौकरी बचाने में, अपना सर्टिफिकेट छुपाने में, अपना लेख छुपाने में परेशान है। अरे हम लोग लिखते हैं तो जाके गूगल कीजिए, उसमें किताबें निकल जाएंगी। काशी प्रसाद जायसवाल में मेरी 6 किताबें मिल जाएंगी वहाँ। इनके जाके बायोडाटा चेक कीजिए, कहीं गूगल पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कीजिए, कोर्ट जाइए, और ख़ास तौर से आप दलित और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दावे के साथ कि मैं दलित समुदाय से बिलोंग करता हूं और ताल ठोक के दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलता हूं और देश के हर मंच पर बोलता हूं। आप चले जाइए, इनको सवाल उठाइए, खाली वाइस चांसलर को और प्रिंसिपल को और प्रोफेसर्स को, और किसी फोरम पे चले जाइए, जब पता लग जाएगा कि ये पिटिशनर, ये जो फरियादी है, वो माइनॉरिटी है या दलित समुदाय का है, पूरी कायनात लग जाती है उस अपराधी को बचाने में। आपको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा न्याय। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा कि हम आप अपनी कथा सुना रहे हैं। लेकिन दिस इज द रियलिटी एंड इट इज हैपनिंग एवरीवेयर इन द कंट्री। जाके IIM के प्रोफेसर को उठा के देखिए, कौन वाइस चांसलर बन रहा है? जब तक आपको सर्टिफिकेट संगम शरणम का नहीं मिलेगा, तब तक आप बन नहीं सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 28वां साल पढ़ाने का मेरा अनुभव, 11 किताबें लिख के मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अभी तक। अभी विकास जी आते तब पूछते थे क्या FIR होने से किसी का विदेश जाना रुक सकता है? वकील साहब हैं, मित्तल साहब बताएंगे। सिर्फ FIR होने से किसी का प्रमोशन, विदेश में लेक्चर देना, ये तमाम कोई रुक सकता है? पूरी कायनात लगी हुई है कि इसको रोक दो। लेकिन क्या मेरी गिरफ्तारी से भी मेरी आवाज़ कमज़ोर हुई कि उसके बाद जब निकल कर आया और मजबूती से और दबंगई से इनके कुशासन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। और यही इंटेलेक्चुअल का काम है। इतिहास जो है कायरों का, बुज़दिलों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास बहादुरों का, योद्धाओं का लिखा जाता है। वैसे लिखा तो जाता है माफी वीरों का भी, यह भी लिखा जाता है। लेकिन जब हमारा इतिहास 50 साल बाद लिखा जाएगा तो जरूर लिखा जाएगा कहीं फुटनोट में इतना छोटा सा कि जब आग लगी हुई थी जंगल में तो अपने औकात के हिसाब से टक्कर ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे। हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, इंडिविजुअल रिसर्चर, एक्टिविस्ट है। और पता नहीं तारिक साहब ऐसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की है कि नहीं। जर्नलिस्ट जो लड़ रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रही है, जो इंटेलेक्चुअल्स लड़ रहे हैं, जो वकील लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं, ये आप लोग तय करेंगे, मैं नहीं कह सकता। हम लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहे। बहुसंख्यक हिंदुओं का राज स्वीकार किया, उसका नेतृत्व स्वीकार किया। इसलिए
अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना आपका कर्तव्य है। इसका एहसास जो मेजॉरिटी हिंदू है उसको रखना होगा। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या खत्म हो, एकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यक के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक मेजॉरिटी जिस क्षण छोड़ेंगे उस क्षण अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं होगा, वे एकसार हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब के नाम पर ढोल मत बजाओ, गले में माला और विचारों पर ताला। बाबा साहब के नाम पे इंटरनेशनल सेंटर मत बनाओ, बड़ी मूर्ति मत बनाओ। ये पन्ने उठा के देखो, वॉल्यूम 40 पेज नंबर 109 जाके पढ़िए। तो बाबा साहब के नाम लेकर अब ह्यूमैनिटी के खिलाफ लोगों को भड़काओगे, ये नहीं चलेगा। भले ही हमारी संख्या प्रतिरोध करने वाले की संख्या कम हो, लेकिन यह प्रतिरोध जारी रहेगा। लोकतंत्र चलाने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? ये पूना के 1952 में पूना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही जबरदस्त भाषण है। 7 पॉइंट है, डिटेल्स नहीं जा रहा हूं, खाली पॉइंट्स में कह दे रहा हूं। समाज में भयंकर असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी है, ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट पढ़िए, है कि नहीं। मजबूत और सुरक्षित विपक्ष चाहिए। सब जेल में जा रहे हैं, विपक्ष डराया जा रहा है। कानून और प्रशासन में समानता। कानून में तो सब बराबर है, लेकिन प्रशासन की नज़र में समान है कि नहीं। बुलडोजर किसी खास लोगों का घर ही देख रहा है और किसी का नहीं देख रहा है। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सबसे ज़्यादा धज्जियां उड़ाई जा रही जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। मेजॉरिटी द्वारा माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं, सबसे ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी, और दूसरा मास कॉन्शसनेस। 7 पॉइंट। इसके आधार पर जो शासन चल रहा है उसका आप एनालिसिस कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 का लंबा भाषण है। 3 लाइन सुना के बात खत्म कर देता हूं कि भारत ने बौद्धों की जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस थे उसको गवाई। लंबे समय से डेमोक्रेसी प्रयोग में नहीं होने के कारण उसका नया लगना भारत जैसे देश के लिए स्वाभाविक है। जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का खतरा है। नए सिरे से आया डेमोक्रेसी अपना बाहरी रूप तो बनाए रखेगा कि हम डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, अंदर के पन्ने फाड़े जा रहे। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना अर्थात तानाशाही के पैदा होने की ज़्यादा जबरदस्त खतरा है। तो चलिए कम से कम 240 में अटका दिए, तो अब जरा फुरफुर नहीं हो रहा है। 400 आता तो यही होता जो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कह गए थे। जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। क्या जातियों को खत्म करने के लिए कोई प्रयास हुआ? ये वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया गया एक शानदार इंटरव्यू है कि भारत में लोकशाही का भविष्य, उसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए और उस पर नेशनल डिबेट होना चाहिए। आपने बहुत बहुत समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।